दोस्तों, आज की क्लास में हम 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट ये पढ़ लिया है। इसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसे वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम 1833 के चार्टर एक्ट में हम देखेंगे कि कैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसमें हम देखेंगे कि धारा 87 सेक्शन 87 क्या था, और हम देखेंगे कि इसी में प्रावधान किया गया था कि स्लेवरी यानी दास प्रथा का उन्मूलन किया जाए। आगे चल के 1843 में जो है कानून बनता है और दास प्रथा का उन्मूलन किया जाता है, उसका प्रावधान इसी में किया गया था। हम देखेंगे कि एक लॉ मेंबर को शामिल किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में। वह कौन था, उसके बारे में समझेंगे। और आगे 1834 ईस्वी में एक लॉ कमीशन बना, हम उसके बारे में भी देखेंगे। इसके अलावा हम लास्ट में क्वेश्चन भी देखेंगे, तो काफ़ी कुछ देखना है इसमें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसे पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। पहले परिचय और उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था और थोड़ा सा परिचय हम कर लें कि 1833 का चार्टर एक्ट आखिर है क्या। तो देखते हैं इसका दूसरा नाम पहले, सेंट हेलेना एक्ट 1833। ये जो है इसका ऑफिशियल नाम है 1833 के चार्टर एक्ट का। क्या है सेंट हेलेना? सेंट हेलेना एक द्वीप है। क्या है ये? द्वीप है, और कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये द्वीप है। अब इस 1833 के चार्टर एक्ट का नाम सेंट हेलेना एक्ट क्यों पड़ा? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार इस सेंट हेलेना द्वीप पे था और इंग्लैंड की सरकार इस सेंट हेलेना द्वीप को अपने अधीन करना चाहती थी, यानी इंग्लैंड की सरकार अपने अंडर में लेना चाहती थी, अपने अधिकार में लेना चाहती थी। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट पास किया जा रहा था, तो उसी में धारा 112 में सेंट हेलेना द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार से इंग्लैंड ने अपने अधिकार में ले लिया। तो इसका ऑफिशियल नाम सेंट हेलेना एक्ट 1833 है। इसे आप जानते रहिए कि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं कि जब ये चार्टर एक्ट 1833 पास हुआ, उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो राजा किंग विलियम चतुर्थ, ये जो है उस समय इंग्लैंड के राजा थे, किंग विलियम चतुर्थ। उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड ग्रे। लॉर्ड ग्रे। और उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था, ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो अध्यक्ष थे चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट ये जो है अध्यक्ष थे उस समय, जब ये 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ। अब लॉर्ड ग्रे के बारे में थोड़ा समझें। प्रधानमंत्री थे, ये उदारवादी और मुक्त व्यापार के समर्थक थे। मुक्त व्यापार, इसीलिए हम कुछ प्रावधान देखेंगे जैसे दास प्रथा का उन्मूलन और ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना। तो जो है ये लॉर्ड ग्रे जो कि उदारवादी थे और मुक्त व्यापार के समर्थक थे, इसी वजह से ये बातें जो है इस एक्ट में सम्मिलित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो प्रशासनिक एवं विधायी केंद्रीकरण। इसका जो उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक था और विधायिका का केंद्रीकरण करना था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण केंद्रीयकरणकारी अधिनियम था, यानी इसने केंद्रीकृत किया भारतीय प्रशासन को। क्या किया? केंद्रीकृत। ठीक। कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को समाप्त करके उसे मुख्यतः प्रशासनिक संस्था में बदल दिया। यानी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का अब व्यापारिक स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो गया और यह एक प्रशासनिक संस्था के रूप में काम करने लगी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। आइए हम आगे देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अब जो है 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। किसको? विलियम बेंटिंग को। विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड है 1828 से 1835 ईस्वी तक। यानी जब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने उसके पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यही थे और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। उसे पूरे ब्रिटिश इंडिया के प्रशासन पर व्यापक नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो पूरे ब्रिटिश इंडिया पर, यानी जो पूरा इंडिया जीत लिया था अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग लगभग, तो उस पर जो है प्रशासन का व्यापक नियंत्रण प्राप्त हुआ। इसीलिए इनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया कि भाई अब इनके नियंत्रण में पूरा मुंबई मद्रास पूरा एरिया हो जाएगा। यह भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम था। तो एकदम पूरी तरह से भारत को केंद्रीकृत कर दिया गया, भारत के प्रशासन को। ठीक है, आगे देखें इसमें कुल कितने सेक्शन थे यानी धाराएं थी। तो चार्टर एक्ट 1833 में कुल 112 सेक्शन थे। कितने? 112 सेक्शन यानी धारा कितनी थी? 112। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धारा यानी सेक्शंस को हम देख लें। जैसे धारा 39 39, इसमें क्या है? इसमें पूरे भारत का केंद्रीकरण, पूरे भारत का केंद्रीकरण। आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का केंद्रीकरण किस धारा के तहत किया गया, तो धारा 39। अब धारा 40 देख लेते हैं। तो धारा 40 और धारा 53 इसके तहत कानून बनाने का ढांचा, कानून बनाने का ढांचा, ये भी हम आगे देखेंगे। धारा 59 इसको भी देख ले, थोड़ा सा समझ लें। क्या है? प्रांतीय शक्तियों में कटौती। जो प्रांतीय शक्तियां थी यानी मद्रास और बॉम्बे की, उस शक्तियों में कटौती की गई। तो शक्तियों में कटौती, कमी कर दी गई। ठीक, यानी उनके अधिकार को कम कर दिया गया, उनके कानून बनाने के अधिकार को कम कर दिया गया। धारा 87 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें धर्म जाति भेद को समाप्त किया गया। तो ये अभी हम आगे देखेंगे। धारा 87 आधे से 88, 88 में देखेंगे सामाजिक सुधार की कुछ बात की गई थी। सामाजिक सुधार ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। और धारा 112, धारा 112 ये क्या था? भू राजनीतिक बदलाव, यानी वही सेंट हेलेना द्वीप वाली बात थी। इसमें हम ऊपर कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं। ठीक, तो ये बदलाव आप इस सबको जानते रहिए, धाराओं को जरूर याद रखिएगा। इसमें धारा 87 कई बार पूछा गया है और इसको हम अभी समझ लेंगे। धारा 59 भी जो है इम्पोर्टेंट है, धारा 39 भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम आगे देखें। सिविल एंड मिलिट्री पावर यानी नागरिक एवं सैनिक शक्ति। नागरिक सैनिक शक्ति, ये शक्ति, ये पावर किसके पास थी उस समय? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को पूरे ब्रिटिश भारत के सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पर व्यापक अधिकार प्राप्त हुआ। यानी नागरिक और सैनिक शासन पर बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हुआ। कब? 1833 के चार्टर एक्ट में। इसको गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, यानी सबको मिला के जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल समेत, उसको जो है पूरे भारत पर, ध्यान दीजिएगा, पूरे ब्रिटिश भारत पर जो है व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए। बॉम्बे और मद्रास जैसी प्रेसिडेंसी की स्वायत्तता और कम हुई। यानी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता कम कर दी गई। भारत के प्रशासन में सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति मजबूत हुई।
यानी केंद्रीय सरकार की शक्ति मजबूत हुई। कब हुई? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। आगे हम और देखें तो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन, पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल इन काउंसिल में केंद्रित कर दी गई। यानी अब पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? तो गवर्नर जनरल बनाएगा, प्लस उसकी काउंसिल मिल के बनाएगी। यहाँ पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल लिखा हुआ है। सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, इतनी सदस्य संख्या नहीं है। कुल सदस्य संख्या, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 4 और मेंबर, 3 मेंबर पहले थे, एक मेंबर बाद में जोड़ दिया गया लॉ मेंबर के रूप में, विधि सदस्य के रूप में। तो हम अभी आगे देखेंगे। बॉम्बे और मद्रास की स्वतंत्र विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई। यानी जो बॉम्बे है, मद्रास है, ये अब जो है कोई कानून नहीं बना सकता, उसकी जो है विधायी शक्तियां समाप्त कर दी गई इस 1833 के चार्टर एक्ट से। अब केंद्रीय परिषद पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। यानी जो है अब जो केंद्रीय परिषद है, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल, वो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। यही था लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर एमसीक्यू ट्रैप है कि क्या गलती होती है एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1833 में बॉम्बे और मद्रास को स्वतंत्र लेजिस्लेटिव पावर मिली। यानी यहाँ पर क्या बात है कि भाई बॉम्बे को, मद्रास को एक जो है विधायी शक्ति मिली, जो कि गलत है। जबकि क्या हुआ था, विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है बॉम्बे और मद्रास की स्वतंत्र विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। तो सही तथ्य क्या है, 1833 में बॉम्बे और मद्रास की स्वतंत्र विधायी शक्ति समाप्त कर दी गई थी, यही सत्य है। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह देता है और आप जो है फंस जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से जानते रहिए। आगे देखें, कंपनी का व्यापार पूर्णतः समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक चरित्र समाप्त कर दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, सीधी सीधी बात है, किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करेगी। कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। का जो है जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। टी ट्रेड का एकाधिकार समाप्त हो गया, चाइना ट्रेड का एकाधिकार समाप्त हो गया। जो 1813 के चार्टर एक्ट में जारी रखा गया था, उसे 1833 के चार्टर एक्ट में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसलिए 1833 के बाद कंपनी केवल प्रशासनिक संस्था रह गई। अब जो है ये व्यापार नहीं कर रही है, केवल एक प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर जरूरी ट्रिक दिया हुआ है। तो देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें जो है टी यानी चाय और चाइना ये बचा था, इसका व्यापारिक एकाधिकार बचा था। वहीं 1833 के चार्टर एक्ट में टी यानी चाय और चाइना भी गया, यानी पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त हो गया। 1833 के बाद कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त हो गया। अब कंपनी जो है एक प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई है। आगे देखें तो कंपनी बनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल कैरेक्टर समाप्त हो गया, यानी व्यापारिक चरित्र जो था वो समाप्त हो गया। कंपनी का मुख्य कार्य भारत का प्रशासन रह गया। अब कंपनी क्या करेगी, केवल जो है भारत का प्रशासन करेगी। कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त होने के बाद उसका स्वरूप मुख्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का हो गया, यानी अब केवल प्रशासनिक कार्य करेगी। समझ गए? अब जो है व्यापार नहीं करेगी। अब कंपनी का मुख्य स्वरूप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एमसीक्यू में क्या है, 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य स्वरूप क्या रह गया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई, प्रशासनिक कार्य केवल करेगी। आगे देखें, लॉ मेंबर। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य जोड़ा गया। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें 3 सदस्य थे, उसमें एक मेंबर और जोड़ दिया गया, 4 सदस्य हो गए। 4 सदस्य प्लस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस चौथे मेंबर को लॉ मेंबर कहा गया। प्रथम लॉ मेंबर कौन था, तो लॉर्ड मैकाले। लॉ मेंबर को मुख्यतः कानून निर्माण से संबंधित कार्यों में विशेषज्ञ की भूमिका दी गई। यानी जो लॉ मेंबर था लॉर्ड मैकाले, उसकी जो भूमिका थी वो केवल कानूनी विशेषज्ञ के रूप में थी। वो जो है सामान्य रूप से काम नहीं करता था, केवल जब कानून बनाना होता था तभी सम्मिलित होता था। इससे भारत में कानूनों के व्यवस्थित निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी भारत में अब व्यवस्थित कानून निर्माण
प्रारंभ हो जाएगा कब से? 1833 के चार्टर एक्ट से। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है लॉर्ड मैकाले प्रथम लॉ मेंबर, आप जानते रहिए। ट्रिक देख लें, ट्रिक क्या है? 1833 में चौथा मेंबर, फोर्थ मेंबर जो है वो कौन है? लॉ मेंबर है। और कौन है? मैकाले है। तो आप याद रख लेंगे इसको इस तरह से। आइए हम देखें आगे। फर्स्ट लॉ कमीशन, 1834 में भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन गठित किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन मतलब प्रथम विधि आयोग। तो इसका गठन कब हुआ? 1834 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले ये प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने, फर्स्ट लॉ कमीशन के अध्यक्ष। मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय कानूनों का कोडिफिकेशन और कानूनों को व्यवस्थित करना। तो इस लॉ कमीशन का क्या उद्देश्य था आपसे पूछा जाए तो क्या है? जो भारतीय कानून थे उसका कोडिफिकेशन करना था और उनको व्यवस्थित भी करना था। ये जो है मुख्य उद्देश्य था। मैकाले के नेतृत्व में भारतीय दंड कानून आदि के संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुआ। तो आप इनको भी जानते रहिए कि मैकाले के नेतृत्व में ही भारतीय दंड कानून यानी इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो बना, उसको जो है सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। प्रथम लॉ मेंबर, प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। अब इस लॉ कमीशन में कुल कितने सदस्य थे ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो कितने मेंबर थे? एक लॉर्ड मैकाले अध्यक्ष थे, प्लस इनके अलावा 3 मेंबर और थे। तो इस फर्स्ट लॉ कमीशन में कुल 4 मेंबर थे अध्यक्ष को मिला के। कौन कौन थे आपसे पूछा जा सकता है। तो एक थे मैक लेओड, मैक लेओड। दूसरे थे एंडरसन। तीसरे थे मिलेट। 3 नाम आप याद रखिए, चौथा तो लॉर्ड मैकाले ही थे। तो ये जो है प्रथम विधि आयोग था। थोड़ा सा और समझ लें इसको तो देखिए, जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इसने आईपीसी का पहला ड्राफ्ट तैयार किया 1837 में। लेकिन ये पारित कब हुआ? तो पारित हुआ 1860 ईस्वी में। और लागू कब हुआ? 1862 ईस्वी में, 1 जनवरी 1862। याद रखिएगा ये जो है आईपीसी जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। ठीक है, ये बात जानते रहिए। ये जो पहला ड्राफ्ट बना था इसमें कुल 511 धाराएं थी और कुल 28 अध्याय थे। कितने अध्याय? 28 अध्याय। ये भी आप जो है जानते रहिए, 511 धाराएं और 28 अध्याय। तो आगे देखें तो सेक्शन 87 यानी धारा 87, इसमें क्या है? तो देखिए, जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें कुल 112 धाराएं थी, 112 सेक्शन थे। उसमें से सेक्शन नंबर 87 के अनुसार किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा से केवल इन आधारों पर वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कौन कौन से आधार हैं? धर्म, जन्म स्थान, वंश और कलर यानी रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर के आधार पर किसी को कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, आपसे कई बार पूछी गई है। धारा 87, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सरकारी रोजगार में भेदभाव को कम करना, समान अवसर के सिद्धांत को स्थापित करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भेदभाव रोक दिया गया। कहाँ पर? रोजगार में, सरकारी रोजगार में भेदभाव तो रोक दिया गया लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, यानी लागू नहीं किया गया। हम आगे अभी देखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक देख लेते हैं। आरपीडीसी यानी रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर, इस आधार पर जो है भेदभाव नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट समझ लें तो इसे ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम न समझें, यानी अभी कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी केवल एक सेक्शन आया है 87 और हमने पहले ही बता दिया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ओपन कंपटीशन सबसे बड़ा एमसीक्यू ट्रैप है। क्या है? 1833 के चार्टर एक्ट में ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं था।
में कोई एग्जामिनेशन की बात नहीं करी गई थी, केवल भेदभाव को रोकने के लिए एक धारा बनाई गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट में भेदभाव विरोधी यानी भेदभाव को नहीं माना गया, समान अवसर के सिद्धांत का पालन किया गया बस। सिविल सर्विसेज में ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये कब से स्टार्ट हुआ? 1853 से स्टार्ट हुआ। तो बहुत अच्छे से क्लियर रहिए कि यहाँ पर 1833 में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो है कोई परीक्षा की बात नहीं कही गई थी, केवल भेदभाव नहीं किया जाएगा ये बात लिखी गई थी, और उसको लागू तो जाके किया गया 1853 में, जब जो है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी जो है परीक्षा की बात कही गई। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है 1833 में सेक्शन 87 में, धर्म, जन्मस्थान, वंश, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह बात लिखा हुआ था। जबकि 1853 में ओपन कंपटीशन यानी सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। तो यहाँ पर आप इसे एज ए ट्रिक याद कर लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखें तो स्लेवरी यानी दास प्रथा, दास प्रथा इसके बारे में क्या है? तो 1833 के एक्ट में भारत में दास प्रथा की स्थिति में सुधार और उन्मूलन की दिशा से संबंधित प्रावधानों का आधार बना। यानी जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें जो है प्रावधान किया गया था कि जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया जाए। लेकिन 1833 को भारत में स्लेवरी का पूर्ण उन्मूलन करने वाला एक्ट नहीं कहना चाहिए। यानी ये जो है उन्मूलन इसने नहीं किया था, केवल उन्मूलन की बात करी थी। भारत में स्लेवरी के उन्मूलन से संबंधित निर्णायक कदम बाद में इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में जुड़ा। यानी उस समय का एक्ट आया 1843 में, तब जाके दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, दास प्रथा खत्म हुआ। यहाँ पर आप इसे जानते रहिए। 1833 में दास प्रथा के लिए प्रावधान, ठीक है, ये बात लिखी गई। लेकिन खत्म कब किया गया? 1843 में, 10 साल बाद। आप 10 साल बाद याद रखिएगा। आगे देखें तो कंपनी की लाइबिलिटीज, कंपनी की वित्तीय लाइबिलिटीज डेब्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी में लेने की व्यवस्था की गई। यानी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण था, जो कर्ज था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर्ज मान लिया गया। इससे कंपनी के व्यापारिक स्वरूप को समाप्त होने के बाद उसके वित्तीय मामलों का पुनर्गठन हुआ। तो कंपनी का जो है व्यापारिक स्वरूप पूरी तरह समाप्त हो गया है, और उसका जो वित्तीय मामला था उसको फिर से ठीक किया गया। लाइबिलिटीज का अर्थ है कंपनी के कर्ज देयताएं, यानी जो कर्ज ली थी कंपनी और जो उसको देना था, वो सब जिम्मेदारी किसकी हो गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई। समझ रहे हैं? आगे देखें तो एक्ट्स यानी फाइनल पीवाईक्यू रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। जैसे एक्ट और रेगुलेशन, एक्ट क्या था और रेगुलेशन क्या था? तो देखिए 1833 से पहले जो भी कानून थे उनको रेगुलेशन कहा गया, और 1833 के बाद जो भी कानून बने उसको एक्ट्स कहा जाने लगा। 1833 के बाद नए कानूनों को एक्ट्स कहा जाने लगा, पुराने कानूनों को रेगुलेशंस कहा गया, यानी रेगुलेशन शब्द का प्रयोग होता रहा। सेक्शन 87 क्या है? किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा निम्न आधारों पर: धर्म, जन्मस्थान, वंश और रंग के आधार पर। ओपन कंपटीशन की बात नहीं की गई थी, कोई परीक्षा या सबके लिए परीक्षा की बात नहीं की गई थी। वो बात कब की गई? 1853 में। यहाँ पर फाइनल रिवीजन में हम देखें तो इसका एक नाम और क्या है? सेंट हेलेना एक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन किया गया, प्रशासनिक केंद्रीकरण किया गया। सिविल और मिलिट्री पावर ये जो है पूरा केंद्र के पास आ गया। बॉम्बे मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर को समाप्त कर दी गई। कंपनी का पूरा व्यापार समाप्त कर दिया गया टोटल। चाय और चाइना का ट्रेड समाप्त हो गया। कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी रही। फोर्थ मेंबर लॉ मेंबर किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। फर्स्ट लॉ मेंबर कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे, फर्स्ट लॉ मेंबर के अध्यक्ष थे। जो फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना? तो 1834 में बना। सेक्शन 87 में क्या था? रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर, इन आधारों पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ लिखा है? 87 में। ओपन कंपटीशन की कोई बात नहीं की गई थी। 1853 में ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन की बात कही गई। स्लेवरी उन्मूलन की दिशा में प्रावधान तो किए गए थे, लेकिन फाइनल कानून कब बना? 1843 ईस्वी में।
इंडियन स्लेवरी एक्ट द्वारा इसका उन्मूलन किया गया। कंपनी लाइबिलिटीज यानी कंपनी की जो देयता था, जो ऋण था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पर जो है भारित होगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका वहन करेगी। ठीक है, तो यहीं पर जो है हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको जो है मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई।